फिल्म की शुरुआत में हम एक अनुभवी मछुआरे को समुद्र की ओर जाते हुए देखते हैं। पहले की तरह वह नाव से अपना जाल फेंकता है, लेकिन कुछ गलत हो जाता है और जाल समुद्र की तलहटी में किसी चीज में फंस जाता है। मछुआरा नीचे गोता लगाता है, लेकिन वह सतह पर वापस नहीं आ पाता क्योंकि मछलियों का एक बड़ा झुंड उसे घेर लेता है। चार्ली, एक लाइट हाउस कीपर, वर्तमान मामलों पर चर्चा करने के लिए जर्मनी में अपने सहयोगियों को कॉल करती है। उसे अपने मॉनिटर पर एक सिग्नल से बाधित किया जाता है और वह जांच करने के लिए दौड़ पड़ती है। चार्ली को ड्यूटी बुआ तक तैरना पड़ता है ताकि वह पानी में गोता लगाकर एक सेंसर को निकाल सके जो किसी तरह मछली पकड़ने के जाल में उलझ गया है। कनाडा में भी अजीब चीजें हो रही हैं। लियोन, एक युवा व्हेल शोधकर्ता, को वैंकूवर के सिटी बीच पर बुलाया जाता है, जहां कुछ घंटे पहले एक विशाल किलर व्हेल आ गई थी। जानवर की जांच करने के बाद वह मछली पकड़ने के गोदी की ओर जाता है, यह पता लगाने के लिए कि शिकारियों में से किसने किलर व्हेल को गंभीर चोटें पहुंचाई। एक बूढ़ा मछुआरा लियोन को अपनी नाव पर ले जाता है और उसे जहाज के काटे गए हिस्से को दिखाता है जिसका उपयोग किलर व्हेल को पलटने की कोशिश में किया गया था। लियोन इस कहानी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आदमी को यकीन है कि मछुआरे उससे झूठ नहीं बोलेंगे और उन्हें खुद को बचाने के लिए व्हेल को नष्ट करना पड़ा। चार्ली और उसकी नई दोस्त एक मरम्मत किए हुए सेंसर को समुद्र में छोड़ते हैं जिसका काम समुद्री जानवरों की आबादी को ट्रैक करना है। वे नाव के चारों ओर मीथेन बर्फ के टुकड़े देखते हैं जो अक्सर सतह पर आते हैं, लेकिन आज उनकी संख्या बहुत अधिक है। लियोन अंततः व्हेल की आवाज सुनता है और जानता है कि उन्हें तट के विभिन्न स्थानों पर देखा गया है। समुद्र की ओर जाने से पहले वह अपनी गर्लफ्रेंड लीजी को फोन करता है जो पहले से ही अपने नाव पर पर्यटकों को जंगली में किलर व्हेल दिखाने ले जा रही है। लियोन की नाव के पास एक विशाल व्हेल दिखाई देती है। कुछ मिनटों के लिए स्थिर रहने के बाद वह विशाल पानी के नीचे गायब हो जाती है, लेकिन उसकी जगह एक पूरा ओरका का झुंड ले लेता है। लिजी पर्यटकों को डेक पर ले जाती है और सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं जब व्हेल दिखाई देती हैं। कुबड़ वाली विशालकाय भी जहाज के पास दिखाई देती है और पर्यटक उसे करीब से देख पाते हैं। व्हेल के अजीब व्यवहार से सभी खुश होते हैं सिवाय लियोन के, जो अपने दोस्त को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। व्हेल की अगली चाल नाव के बीच में लगती है। लियोन दुर्घटना के स्थान पर पहुंचता है और उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है जो इस टक्कर से बच गए हैं, लेकिन अब एक समूह और कास्ट पर्यटकों का शिकार कर रहा है। लियोन लीजी को बचाने में असमर्थ होता है। कार्रवाई एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में स्थानांतरित होती है। बाजार से ताजा समुद्री भोजन इकट्ठा करने के बाद शेफ झींगे तैयार करने की योजना बनाता है, लेकिन उनमें से एक आदमी के चेहरे पर एक अज्ञात तरल फेंकता है। अपना चेहरा पोंछने के बाद शेफ काम करना जारी रखता है, लेकिन शाम तक वह और दो अन्य रसोइये बीमार महसूस करने लगते हैं। उसी शाम शेफ का निधन हो जाता है और दो युवा रसोइयों को आईसीयू में ले जाया जाता है। यह पता लगाने के लिए परीक्षण परिणामों का इंतजार किया जाता है कि क्या हुआ। उसी समय समुद्र में एक नॉर्वेजियन जहाज एक असामान्य घटना का अध्ययन करने के लिए एक कैमरा नीचे करता है। बर्फ के कीड़ों का आक्रमण। अध्ययन के लिए कुछ नमूने सतह पर लाए जाते हैं और वैज्ञानिक को एक नई विशेषता मिलती है। इन जीवों के जबड़े होते हैं और ये कई गुना तेजी से प्रजनन करते हैं। एक आयोग का गठन किया जाता है और सभी इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्होंने कीड़ों और बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की है। लियोन एक मछली पकड़ने वाली नाव के मालिक से बात करता है जो पिछले दिन अन्य नावों पर हमले करने वाले कुबड़ वाले व्हेल का भी गवाह था। इसके अलावा लियोन को एक और विसंगति दिखाई जाती है। समुद्र से लौटे जहाज के तल पर मोटी परत में मोलस्क्स लगे हुए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। वैज्ञानिकों का एक समूह समुद्र तल पर एक सैंपलर भेजता है ताकि उस मिट्टी की जांच की जा सके जहां कीड़े पाए गए थे, लेकिन मीथेन के रिसाव के कारण एक विस्फोट होता है। जहाज बच जाता है, लेकिन टीम बहुत डर जाती है। वैज्ञानिक न केवल ऑपरेशन के दौरान हुई गलती से डरे हुए हैं, बल्कि परीक्षण के परिणामों से भी। समुद्र तल पर कीड़ों के अलावा वहां बर्फ खाने वाले बैक्टीरिया भी हैं जो सबसे नीचे तक पहुंच सकते हैं। चेस चार्ली के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करती है जब अचानक कुछ अजीब होता है और मॉनिटरों पर चिंताजनक रीडिंग दिखाई देती है। जहाज के नीचे का पानी उबलने लगता है और कुछ उसे गहराई में खींच लेता है। कार्रवाई वेनिस में स्थानांतरित होती है। एक प्रेम में डूबा युवा पुल पर कविता पढ़ रहा होता है जब अचानक किताब उसके हाथों से गिरकर नहर में चली जाती है। जोड़ा तुरंत कविता की किताब को भूल जाता है क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक और भी अजीब दृश्य होता है। हजारों विशाल जेलीफिश सतह पर आ जाती हैं। संक्रमित शेफ से लिए गए बैक्टीरिया के विश्लेषण से पता चलता है कि यह एक नई प्रजाति है जो रक्त कोशिकाओं पर निर्भर करती है। यह पता चलता है कि तट पर स्थित रेस्तरां में जाने के बाद कई और लोग मर चुके हैं। लियोन व्हेल पर ऑटोप्सी करने की अनुमति मांगता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रदूषण व्हेल को कैसे प्रभावित करता है और क्या यह इन दिग्गजों के व्यवहार में बदलाव से संबंधित हो सकता है। व्हेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो विशेषज्ञों को डरा सके, लेकिन लियोन इसके मस्तिष्क में एक अज्ञात पदार्थ पाता है जिसे विश्लेषण के लिए भेजा जाता है। कार धोने वाले एक युवा व्यक्ति के रूप में संक्रमण का एक और शिकार सामने आता है। सभी घटनाओं को जोड़कर वैज्ञानिक समझते हैं कि बैक्टीरिया रेस्तरां से जल आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से फैला। लियोन को व्हेल के हमलों के नए मामलों की जानकारी मिलती है। नक्शे को देखकर वह एक पैटर्न पाता है।
सभी परिवर्तन व्हेल के प्रवास के दौरान होते हैं। अपनी शंकाओं की पुष्टि करने के लिए लड़के उस स्थान पर जाते हैं जहां व्हेल अपनी नींद के दौरान आराम कर रही होती हैं। गोता लगभग त्रासदी में समाप्त होता है, लेकिन लियोन एक व्हेल पर कैमरा लगाने और बाहर निकलने में सफल हो जाता है। सिगुर को पता चलता है कि जापानी लोगों ने भी कीड़ों को खोज लिया है, लेकिन वे इसे दुनिया को रिपोर्ट करने की जल्दी में नहीं हैं। कैमरों की रिकॉर्डिंग को एक साथ 2 प्रयोगशालाओं में जांचा जाता है। लियोन की फुटेज दिखाती है कि व्हेल का झुंड सबसे नीचे उतरा, जहां उनका सामना अजीब चमक से हुआ। घटनाओं से दूर तट पर एक नई घटना घटित होती है। केकड़ों के झुंड एक छोटे से गांव की सड़कों पर निकल आते हैं। समुद्र तल का एक और दृश्य अंततः रहस्य का पर्दा उठाता है। पता चलता है कि एक तेल और गैस कंपनी ने एक निषिद्ध स्थान पर बर्फ की ड्रिलिंग की थी और कई किलोमीटर तक समुद्र तल को नुकसान पहुंचाया था। लियोन को जहाज से विश्लेषण के लिए कुछ और मसल्स इकट्ठा करने के लिए संरक्षित बंदरगाह क्षेत्र में घुसपैठ करनी पड़ती है, लेकिन उसे सुरक्षा द्वारा पकड़ लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुबह में श्री सतो जहाज के जापानी मालिक लियोन से संपर्क करते हैं। वह उस व्यक्ति से कहता है कि इस तरह से फिर से उसकी सीमा में प्रवेश न करे, लेकिन वादा करता है कि वह सभी तक पहुंच प्रदान करेगा। सभी अध्ययन सामग्री। चार्ली को अभी जेस द्वारा त्रासदी से कुछ मिनट पहले रिकॉर्ड किया गया संदेश प्राप्त होता है। जब भावनाएं शांत होती हैं तो लड़की रिकॉर्डिंग पर कुछ विशेषताएं नोटिस करने में सफल होती हैं। उदाहरण के लिए पोर्तोल के पीछे एक चमक। केकड़े प्रयोगशाला में पहुंचाए जा रहे हैं जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सतह पर उभरने लगे हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वे भी एक अजीब पदार्थ से भरे हुए हैं जो अविश्वसनीय गति से रक्त कोशिकाओं को अवशोषित करता है। चार्ली वीडियो को बार बार देख रहा है। यह समझ नहीं पा रहा कि इसमें और क्या गलत है। अंततः लड़की की सुनवाई एक ध्वनि पकड़ती है जो गहरे समुद्र की रिकॉर्डिंग की ध्वनि से बहुत मिलती जुलती है। लड़की प्रयोगशाला से संपर्क करती है और उन्हें रिकॉर्डिंग का वो हिस्सा दिखाती है जिसने उसका ध्यान खींचा, लेकिन उसकी सख्त बॉस कातरीना सभी वैज्ञानिकों के विचारों को खारिज कर देती है, विभिन्न रिकॉर्डिंग पर ध्वनि को सिर्फ यादृच्छिक शोर मानते हुए। वह चार्ली को आदेश देती है कि वह काम खत्म करे और सर्दियों के लिए स्टेशन बंद कर दे बिना अविश्वसनीय सिद्धांतों के। लेकिन ठंडे दिमाग से चार्ली के शब्दों पर विचार करने के बाद कातरीना फिर भी इस परिकल्पना का परीक्षण करने का निर्णय लेती है और वैज्ञानिकों के एक समूह और एक गहरे पानी के उपकरण के साथ एक हेलीकॉप्टर द्वीप पर आता है। डिवाइस को सिगुर द्वारा द्वीप पर पहुंचाया जाता है और इसे चार्ली को सौंपने के बाद वह जाने वाला होता है, लेकिन उसी समय मुख्य भूमि पर वैज्ञानिकों को आपातकालीन संदेश मिलते हैं। वे केवल सिगुर तक पहुंच पाते हैं और उसे सूचित करते हैं कि एक भयानक सुनामी तट की ओर बढ़ रही है। जो इसे अपनी आंखों से देखते हैं वे समझ जाते हैं कि जीवित रहने का कोई मौका नहीं है। सिगुर चार्ली को चेतावनी देने में सफल होता है और वे निकल जाते हैं। सम्मेलन में वैज्ञानिक एक रिपोर्ट देते हैं कि खोजी गई बैक्टीरिया जानबूझकर मनुष्यों को संक्रमित करते हैं और जल्द ही सभी को पानी के स्रोतों से दूर भागना होगा। लियोन अपने मछुआरे दोस्तों को इसके बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी जमीन पर जाने के लिए तैयार नहीं है। वे अपने परिचित वातावरण में मरने का चुनाव करते हैं। रहीम लियोन से संस्थान में मिलता है ताकि एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग ले सके। सबसे अच्छे दिमाग ये चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि क्या हो रहा है और अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि कोई ताकत काम कर रही है जो लोगों को महासागर से बाहर निकालना चाहती है। सिस केवल कातरीना सभी के खिलाफ है। वह वर्षों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान और विश्वासों को छोड़ने से इनकार करती है, इसलिए वह समूह को विज्ञान के आधार पर एक तार्किक व्याख्या खोजने का आदेश देती है। अपने मार्गदर्शक की आपत्तियों के बावजूद वैज्ञानिकों का समूह जनता के सामने अपनी थ्योरी प्रस्तुत करता है, सरकार को यह विश्वास दिलाते हुए कि बैक्टीरिया से संक्रमित समुद्री जीव जानबूझकर मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं। वे नई बुद्धिमत्ता को एक नाम भी देते हैं और हालांकि ऐसी व्याख्या शीर्ष अधिकारियों से केवल व्यंग्य उत्पन्न करती है, जो यह भी सुझाव देते हैं कि अज्ञात बुद्धिमत्ता के साथ बातचीत करने के बजाय समस्या के अधिक वैज्ञानिक समाधान खोजे जाएं। खगोल भौतिक विज्ञानी सामंथा ग्रोव वैज्ञानिकों की सहायता के लिए आती हैं। राजनेताओं के विपरीत उन्होंने रिपोर्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया और सहमत हैं कि विभिन्न रिकॉर्डिंग पर अजीब ध्वनि में एक अपरिचित विश्व भाषा की सभी विशेषताएं हैं। इसके अलावा उनकी टीम ने अंटार्कटिका से बिल्कुल वही संकेत प्राप्त करने में सफलता पाई। एक और प्रभावशाली व्यक्ति जापानी मिफुनो भी सिगुर के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और उनकी परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए सहमत होते हैं, इस उम्मीद में कि यह दुनिया को बचाने में मदद करेगा। सिगुर टीम को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मिशन की शुरुआत के बारे में सूचित करते हैं। वह सुझाव देते हैं कि सभी लोग सावधानी से सोचें और जोखिमों का आकलन करें, और जो लोग पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हैं वे 48 घंटे में आर्कटिक के लिए एक अभियान का इंतजार करेंगे। वैज्ञानिक अपने प्रियजनों से विदा लेने और अपनी प्रस्थान की सूचना देने के लिए घर जाते हैं। कई लोगों के रिश्तेदार उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई समझता है कि यह कुछ सुधारने का उनका आखिरी मौका है। वैज्ञानिकों की गणनाओं के अनुसार सबसे बड़ी बुद्धिमान बैक्टीरिया की जमावट अंटार्कटिका की एक घाटी में स्थित है, जहां वे लाखों वर्षों से रह सकते थे। कंपनी संपर्क स्थापित करने की तैयारी कर रही है और हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, जबकि एक युवा पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा है।
अंत में जहाज पर उपकरण हस्तक्षेप के साथ गूंजने लगते हैं और वैज्ञानिक रहस्यमय जीव से संकेत पकड़ने की तैयारी करते हैं। सारा मिफुनो की सहायक लियोन के पास मेज पर बैठती है और उससे स्वीकार करती है कि वह इस सिद्धांत पर कभी विश्वास नहीं करती अगर उसके बॉस ने वर्षों से यह साबित नहीं किया होता कि उसकी अंतर्दृष्टि कभी विफल नहीं होती। सामंथा एक योजना बना रही है। वह जीव के ऑडियो सिग्नल में एक मानव बच्चे की चीख की आवाज जोड़ने का इरादा रखती है और रिकॉर्डिंग को बुद्धिमत्ता के पास लौटाने का, ताकि दिखा सके कि वे संवाद करने के लिए तैयार हैं। चार्ली एक सहकर्मी से उसे गोताखोरी उपकरण में अपने साथ नीचे ले जाने के लिए कहता है। जहाज लंगर डालता है और वैज्ञानिक ध्वनि संदेश प्रसारित करना शुरू करते हैं। इस बीच साहसी जोड़ा कैप्सूल में प्रवेश करता है और गहराई में गोता लगाने की तैयारी करता है। पूरी टीम किसी भी प्रतिक्रिया की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही है और अंततः रडार पर हलचल दिखाई देती है और सेंसर एक ध्वनि संकेत पकड़ते हैं। कैप्सूल से टीम कप्तान के ब्रिज से संपर्क करने की कोशिश करती है ताकि रिपोर्ट कर सके कि उनके पंखे खराब हो रहे हैं और उनका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन संचार काम नहीं कर रहा है। मुख्य पायलट लूथर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन चार्ली कुछ हलचल देखता है और लाइट्स बंद कर देता है। ये देखने के लिए इंतजार करता है कि आगे क्या होता है। जहाज पर वे भी कुछ नजदीक आते हुए देखते हैं। सिगुर कप्तान से पनडुब्बी को वापस बुलाने पर जोर देता है, लेकिन वे समूह से संपर्क नहीं कर सकते। लूथर अब और जोखिम नहीं लेना चाहता और वह नाव को ऊपर उठाता है। जहाज पर एक हैच खुलता है ताकि कैप्सूल को एक विशेष कक्ष में लिया जा सके। चार्ली उस समय उनके चारों ओर एक अजीब चमक देखती है, लेकिन वह इसके बारे में किसी को नहीं बताती। इस बीच सामंथा रिपोर्ट करती है कि उन्होंने संपर्क स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। ध्वनि संकेत वापस आ गया है और बच्चे की रोने की आवाज बदल गई है, जो इस बात का संकेत है कि बैक्टीरिया ने मनुष्यों के संदेश को समझ लिया है। चेज उन लोगों का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से ही बैक्टीरिया से संक्रमित हो चुके हैं। लूथर पत्रकार से कहता है कि उसने गहराई में कुछ नहीं देखा और जो कुछ भी चार्ली ने देखा वह शायद उसकी कल्पना का हिस्सा था, जैसे कि बुद्धिमत्ता का पूरा विचार। फिर भी सामंथा यूआर संदेशों को समझने की कोशिश करती है ताकि उन्हें एक प्रतिक्रिया संकेत में जोड़ा जा सके जिसे बुद्धिमत्ता समझ सके। कैप्सूल के साथ डिब्बे में रहते हुए पत्रकार पूल में एक चमक देखता है। जहाज की लाइटें बंद हो जाती हैं और व्यवधान शुरू हो जाता है। जब सब कुछ बहाल हो जाता है तो कप्तान मॉनिटर पर गिरे हुए पत्रकार के शरीर को देखता है। शेज लड़की को बचाने की कोशिश करता है और उसके होंठों पर उसे मस्तिष्क मेरु द्रव जैसा तरल दिखाई देता है। सामंथा टीम और कप्तान को बताती है कि वोल्टेज वृद्धि के दौरान एक सिग्नल वृद्धि हुई थी और यह इतनी कम थी कि किसी ने इसे नहीं सुना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, खगोल भौतिक विज्ञानी के विचार में यह जहाज के अंदर से उत्पन्न हुई थी। चार्ली अपने सहयोगियों की बात सुनती है, लेकिन वह कभी भी यह साहस नहीं जुटा पाती कि उन्हें बताए कि उन्होंने बैक्टीरिया को पूल में लाया। लियोन उस लड़की से मिलने जाता है जिसके शरीर पर अजीब धब्बे हो गए हैं। डॉक्टर उस लड़के और सारा से मदद मांगता है। उन्हें लड़की को पकड़ना होगा जबकि वह विश्लेषण के लिए रीढ़ की हड्डी के तरल का नमूना लेती है। डॉक्टर टीम को विश्लेषण के परिणामों के बारे में बताते हैं। पहले समुद्री जीवों में पाई गई पदार्थ एलिसिया की रीढ़ की हड्डी में खोजी गई थी। चेस का मानना है कि बैक्टीरिया लड़की की कोशिकाओं के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे और चार्ली स्वीकार करती है कि उसने जहाज के साथ चमकते हुए देखा था। सामंथा एयर के लिए एक नया संदेश रिकॉर्ड करती है। इस बार खगोल भौतिक विज्ञानी से एक ऑडियो छवि शामिल करती है। चार्ली बिना अनुमति के सील किए गए कंपार्टमेंट में जाती है और पूल फिर से चमकने लगता है, जो रोशनी के साथ असामान्य आकार बनाता है। उसी समय सामंथा को इकाई से एक उत्तर संदेश प्राप्त होता है जिसमें एक छवि भी शामिल होती है। श्री मिफुनो का हेलीकॉप्टर जहाज पर उतरता है क्योंकि वे उद्घाटन के लिए उपस्थित होना चाहते हैं। सेगोरे उसे पूल कैमरों से रिकॉर्डिंग और सामंथा के संदेश के जवाब में भेजी गई छवि दिखाता है। खगोल भौतिक विज्ञानी के अनुसार उनके पास उस सुपर महासागर की छवि है जो लाखों साल पहले एक सुपर महाद्वीप को घेरता था। वैज्ञानिकों के अनुसार एयर ने उन्हें याद दिलाया कि वे पृथ्वी पर मनुष्यों से कहीं अधिक समय से हैं और वे केवल चाहते हैं कि महासागरों को अकेला छोड़ दिया जाए और नष्ट न किया जाए। लेकिन अच्छी खबर है, चूंकि इकाई संदेशों का जवाब दे रही है, टीम के पास बातचीत करने और युद्ध विराम तक पहुंचने का मौका है। इस बीच चेज एक दवा तैयार करता है जो रक्त कोशिकाओं को खाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर सकती है। यह खबर टीम के भीतर असहमति पैदा करती है। मिफुनो पुल में इस पदार्थ का परीक्षण करने की योजना बनाते हैं और अगर यह काम करता है तो पूरी तरह से एयर को नष्ट कर देंगे। सिगोरे इससे असहमत हैं, कम से कम तब तक जब तक वे यह पुष्टि नहीं कर लेते कि वे एयर के साथ बातचीत नहीं कर सकते। चेस बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करता है और सुझाव देता है कि दवा को पूल में आजमाया जाए, लेकिन इसे खुले समुद्र में जल्दी न छोड़ा जाए। सभी लोग प्रयोग देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। चेस दवा को पानी में छोड़ता है जो तुरंत उठने लगती है और एक भयानक चीख निकालती है जो कांच को चकनाचूर कर देती है। कप्तान को सूचित किया जाता है कि जहाज पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है और वे बस अंटार्कटिका के पानी में बह रहे हैं। लेकिन इससे भी बुरा, जहाज बर्फ की चट्टानों से घिरा हुआ है। पोत एक बर्फ की चट्टान से टकराता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक नीली चमक इसे कहीं और ले जाती है। कप्तान इंजन शुरू करने का आदेश देता है ताकि एयर के नियंत्रण से मुक्त हो सकें।
वह यह भी नहीं समझता कि वे जहाज पर मौजूद सारी दवा को पानी में क्यों नहीं डाल देते, लेकिन सिगोर कप्तान को समझाने की कोशिश करता है कि अब जो कुछ भी हुआ है वह पूल में उसके बिना सोचे समझे किए गए प्रयोग की कीमत है और दुनिया में कोई भी इतनी मात्रा में पदार्थ का निर्माण नहीं करेगा कि एरर को पूरी दुनिया में नष्ट कर सके। एकमात्र रास्ता यह है कि समझौता किया जाए। जब टीम यह तय कर रही है कि एर्र के साथ कैसे बातचीत की जाए, तब वह इकाई जहाज को हिमखंडों के बीच फंसा देती है। चार्ली जल्दी से कैप्सूल की ओर बढ़ता है ताकि नीचे जाकर लूथर के शरीर को एर्र को पूरी आज्ञाकारिता के संकेत के रूप में सौंप सके। गहराई पर पहुंचने के बाद चार्ली अपनी योजना बदल देती है। वह अपने दिल में श्वेत रक्त कणिकाएं इंजेक्ट करती है जो एयर के साथ मिल सकती हैं और कैप्सूल का दरवाजा खोल देती है। शरीर एयर के नियंत्रण में आ जाता है और हिमखंड जहाज को छोड़ देते हैं, जबकि अरबों रोशनी पानी के नीचे लड़की को घेर लेती है। बाद में चार्ली जहाज को एक सुनसान द्वीप पर ले जाती है। यह अपनी आंखें खोलता है और चमकती नीली आंखों से आकाश की ओर देखता है। श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। कृपया टिप्पणियों में लिखें कि आप इस श्रृंखला के बारे में क्या सोचते हैं।